अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारे स्पीकर, वो डॉक्टर हमज़ा हुसैन हैं और आज का हमारा टॉपिक है टूथ वाइटनिंग, ब्लीचिंग पे। तो विदाउट एनी ड्यू टाइम आई वुड लाइक टू हैंड इट ओवर टू द सर। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप खैरियत के हाँ। साथ होंगे। सर हाँ स्टार्ट जी, करें। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सब भी उम्मीद से है कि उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टूथ वाइटनिंग एंड ब्लीचिंग के ऊपर है। ठीक है, तो टूथ वाइटनिंग और ब्लीचिंग के बारे में सबसे बड़ा जो ट्रिकी चैलेंज हमें आता है वो ये नहीं आता कि ये परफॉर्म कैसे करना है। इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि हम पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, पेशेंट का डायग्नोसिस सही करना, उसके स्टेन्स का सही करना। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप ब्लीचिंग जो है वो ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, वो मोस्ट लाइकली आप ठीक कर लोगे। लेकिन उसमें ये है कि जब अगर आपसे पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड ना हो कि मेरे दांत अभी मजीद वाइट करने थे, आपने ये तो बहुत कम वाइट हुए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ब्लीचिंग के जो टॉपिक है इसमें हमें सबसे ज्यादा ये आती हैं। ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोसीजर। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें ज़्यादातर जो चीज़ें फोकस करनी होंगी वो ये है कि हमें ट्रीटमेंट से के शुरू में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेनिंग कितनी टाइप्स की है और उनके क्या कॉजेज हैं, और पेशेंट की क्या कंप्लेंट क्या है, यानी कि उसकी उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है कि उसको स्टेन्स हुए हुए हैं। ठीक है। फिर हमारा सेकंड आ जाता है डिटेल्ड हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, कि आप पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करो, प्रॉपरली हिस्ट्री लो उसकी, कि जो उसकी आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सॉरी डिटेल्ड हिस्ट्री एग्जामिनेशन हो आपकी, जाके आपको पता हो कि पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, और आप उसकी स्टेजिंग को डायग्नोज करें। आप किसी और टाइप को डायग्नोज कर रहे हैं और आप ट्रीट किसी और टाइप को करेंगे, रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा नहीं और पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द ट्रीटमेंट मोडेलिटीज अवेलेबल टू अस, हम क्या क्या कर सकते हैं। ब्लीचिंग के अलावा हमारे पास और भी बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स हैं। हमारे पास स्केलिंग पॉलिशिंग है, माइक्रो एब्रेजन है, मैक्रो एब्रेजन है, एंड विच वन टू यूज व्हेन, और हमने कौन सी कब यूज करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारे पास है रूल्स एंड प्रिकॉशंस टू फॉलो वाइल ट्रीटिंग। अगर हमने ब्लीचिंग का सोच लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या प्रिकॉशंस लेंगे और क्या हमें केयर करनी है। एंड द फाइनल वन इज जो प्रॉपर मेथड है इस प्रोसीजर को जो आपने सिलेक्ट किया उसको करने का प्रॉपर तरीका क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग एंड इंट्रिंसिक स्टेनिंग। एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग जो होती है वो हमारी सरफेस ऑफ द टूथ पे होती है और ये सुपरफिशियल होती है। इसकी कॉजेज बहुत कॉमन होती हैं, पुअर ओरल हाइजीन हो गई, क्रोमेटोजेनिक फूड्स हैं, कलर्ड फूड्स हो गए, कलर्ड ड्रिंक्स हो गए, टी कॉफ़ी फिजी ड्रिंक्स, या स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके जो स्टेन्स हैं। नाउ ये सारे स्टेन्स जो हैं ये आप कह सकते हैं कि ये एक्वायर्ड होते हैं, ये पेशेंट जो है गेन करता है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज इनहेरेंटली बोर्न, उसके अंदर नहीं होते, ये वो खुद गेन करता है। तो ये आपको हिस्ट्री से पता चल सकता है कि पेशेंट की हैबिट्स क्या हैं, पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेता है, ये हिस्ट्री में आपको पूछना पड़ेगा। एंड ट्रीटमेंट इजीली रिमूव्ड बाय एक्सटर्नल क्लीनिंग, हम इसमें बहुत दफा स्केलिंग पॉलिशिंग से भी कर सकते हैं इफ देयर इज कैलकुलस एंड जिंजिवाइटिस अलोंग विद इट। अगर एक पेशेंट आता है स्मोकिंग के स्टेन्स हैं और साथ में जिंजिवाइटिस एंड कैलकुलस भी है तो फिर हम स्केलिंग पॉलिशिंग रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और जो दूसरे माइनर प्रोसीजर्स हैं वो हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग स्केलिंग पॉलिशिंग, या जिसको हम डेंटल प्रोफाइलेक्सिस भी बोलते हैं, बुक्स के अंदर इसका नाम डेंटल प्रोफाइलेक्सिस है, तो वो जो है हम एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग में यूज करते हैं। The opposite is intrinsic staining. Now, intrinsic staining की सबसे बड़ी बात ये होती है these are located within the tooth. इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो पेशेंट के अंदर इनबॉर्न होती हैं, यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, या उसके अंदर बाय डिफॉल्ट
आ रही हैं। और फिर कुछ एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं जो कि बहुत अरसा अगर दांत के ऊपर रहें तो वो इंट्रिंसिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक की कॉजेज आ जाती हैं एजिंग, सबसे बड़ा ये येलोइश टीथ पेशेंट के हो जाते हैं, ये बिकॉज ऑफ सेकेंडरी डेंटिन है। सेकेंडरी डेंटिन जब फॉर्म होती है तो वो येलोइश होती है, तो विद टाइम विद एज जो है दांत के अंदर सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। some extrinsic stains that remain on the tooth for a long time become intrinsic। ये मैंने बता दिया है कि कुछ stains होते हैं जो कि अगर बहुत अरसा दांतों के ऊपर रहें तो वो दांत अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि दांत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अब्जॉर्ब कर लेता है स्टेन्स और कलर्स और इन पिगमेंट्स को। फिर हमारे पास आ जाता है माइक्रो क्रैक्स इन एनामल। एनामल की जो सरफेस है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो अगर उसमें कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं तो उनके अंदर जो है ये स्टेन्स इम्बेड हो सकते हैं, ठीक है, ये इनग्रेन हो जाते हैं उसमें। फिर हमारे पास आ जाती है टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग। नाउ ये सेकेंड ईयर में भी लोगों ने पढ़ा होगा। टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग बेसिकली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का एक ग्रुप है और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसकी वजह ये है कि ये दांतों के अंदर अपने डिपॉजिट्स बनाता है अपने मेटाबोलाइट्स के, जब ये आइदर वो टूथ ग्रो कर रहे हो या फिर जो है टूथ रिसेंटली इरप्ट हुए हो। एंड देन वी हैव फ्लोरोसिस। तो आप ये नोट कर सकते हो ये सारी चीजें जो हैं ये एक्वायर्ड हैं, इनग्रोन है, सॉरी एक्वायर्ड नहीं, ये जेनेटिक है और ये जनरलाइज्ड है, ठीक है। और आपको ये भी हिस्ट्री से पता चल सकता है, अगर हिस्ट्री में पेशेंट बता रहा है कि वो टेट्रासाइक्लिन मेडिकेशन यूज करता रहा है या बचपन में उसने यूज किए, तो आपको फौरन पता चल जाएगा ये टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग है। आगे मैं कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग होती क्या है। Now, some more of these are severe jaundice in infancy। इन्फेंसी के अंदर jaundice हुआ, बिलिरुबिन कलेक्ट हो गया है टूथ बड के अंदर, तो वो भी पिगमेंटेशन कॉज कर सकता है। पोरफायरिया है, पोरफायरिया के अंदर रेडिश पर्पलिश दांत हो जाते हैं। डेंटल केरीज है, डेंटल केरीज की वजह से दांत ब्लैकिश ब्राउनिश हो सकते हैं। रेस्टोरेशंस के अपने शेड्स होते हैं, अगर अमेलगम आप कर रहे हैं तो उसका शेड आपको नजर आ सकता है। थिनिंग ऑफ द एनामल लेयर है कि अगर एनामल लेयर एब्रेजन की वजह से थिन हो गई है तो आपको इंटरनल स्टेन्स नजर आ रहे हैं। नाउ आपका काम ये है, द मेजर टास्क ऑफ फॉर यू इज आपने ये आइडेंटिफाई करना है विद द हिस्ट्री, विद द एग्जामिनेशन, और फिर आपने डिटरमिन करना है। नाउ दीज ऑल इंट्रिंसिक स्टेन्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लीचिंग से ठीक हो सकते हैं। ब्लीचिंग करके ही आप इनको करेक्ट कर सकते हो, या जिसको हम टूथ वाइटनिंग कहते हैं। ठीक हो गया। डायग्नोसिस ऑफ स्टेनिंग। अगर तो स्टेनिंग बैंड्स या ग्रे ब्लू टिंच कॉज कर रहे हैं और पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन की, तो फिर हम ये डायग्नोज करेंगे कि ये टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग है। और एक दवाई, एक ड्रग है मिनोसाइक्लिन, इट इज यूज्ड फॉर एक्नी। ये ऐसे टीथ को भी अफेक्ट कर सकती है जो ऑलरेडी इरप्ट हो चुके हुए हैं। तो डोंट फॉरगेट कि टेट्रासाइक्लिन के कुछ मेंबर्स हैं, दिस इज अ मेंबर ऑफ टेट्रासाइक्लिन दैट कैन अफेक्ट ऑलरेडी इरप्टेड टूथ। इट डज नॉट ऑलवेज हैपन इन द डेवलपमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये डेवलपमेंट में भी हो सकता है और डेवलपमेंट के बाद भी इसके कुछ मेंबर्स कर सकते हैं। ये अब आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें यह होता है ग्रेइश ब्लूइश बैंड्स बन गए हैं, ये दांतों के ऊपर तमाम के तमाम जो है बैंड्स बन गए हैं। और ये एक जनरल सी एक बड़ी क्लियर कट पिक्चर आपको नजर आएगी। सेकंड केस भी ऐसा ही है, ठीक है, ग्रेइश ब्लूइश बैंड्स हैं ऑन ऑल द टीथ, ठीक है। फिर एक हमारे पास अपीयरेंस आती है ग्लेज टीथ विद वेरी वाइट सरफेस एक्सेप्ट फॉर एरियाज ऑफ येलो, ब्राउन और इवन ब्लैक शेडिंग। टीथ हैव हाइपोमिनरलाइज्ड सब सरफेस एंड वेल मिनरलाइज्ड सरफेस लेयर। ये फ्लोरोसिस की पिक्चर बता रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि दांत तकरीबन मोस्टली वाइट होता है, लेकिन इसमें कुछ एरियाज के अंदर आपको येलोविश या ब्राउनिश स्पॉट्स नजर आएंगे जो कि कभी कभार ब्लैक भी हो जाएंगे। और अगर आप इन दांतों को प्रोब करेंगे तो प्रोब से आपको इनमें थोड़ा सा मे बी आपको थोड़ा सा डिसलॉज जो है एनामल थोड़ा सा डिसलॉज हो जाए, ठीक है। ये अब आप देख सकते हो क्लियर कट
ये इसमें आपको ये येलोविश स्मॉल वेरी येलोविश स्टेन्स नजर आ रहे हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन डिटरमिन दिस फ्रॉम द हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री में पेशेंट कह रहा है कि वो इस इलाके से है, कुछ इलाके हमारे हैं पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर मिनरल्स हैं, वह उन इलाकों से अगर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, आप उनका पूछें कि आप किस जगह से आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है फ्लोरोसिस के पेशेंट्स बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाई हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ केस। ठीक हो गया। अच्छा, पर्पलिश ब्राउन टीथ कॉज बाय पोरफायरिया, ये आप देख सकते हो, ये रेडिश से टीथ हो जाते हैं इसमें। ये बड़ा रेयर कंडीशन है, बच्चों में अक्सर नजर आती है। फिर हमें बाज़ दफ़ा केरीज की वजह से मिल सकते हैं। केरीज के अंदर आपको या तो केरीज की डिपेंड करता है कि केरीज की प्रोग्रेशन कितनी हुई है। अगर बिल्कुल इनिशियल है तो व्हाइटिश हेलो बना होगा, यानी व्हाइटिश रिंग बना होगा। अगर मिड में है तो फिर ग्रेइश टिंज है या ब्राउन स्टेन कह लें, और अगर बहुत एडवांस्ड केरीज है तो वो ब्लैक स्टेन बन गया होगा। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है एजिंग। जो एजिंग की जो मैंने आपको बताई है, जो येलोविश जनरलाइज्ड येलोविंग ऑफ टीथ, सारी दांत हल्के हल्के से लाइट येलो हो गए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी डेंटिन। सेकेंडरी डेंटिन जो होती है वो येलोविश होती है, इसकी वजह से ये जनरलाइज्ड येलोविंग हो गई। और नेचुरली जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे और आप उसकी एज पूछेंगे तो आपको उससे भी पता चल जाएगा कि ये एजिंग की स्टेनिंग है। सो the theme is we have to diagnose which type of staining it is and treat it accordingly। ठीक हो गया। अब आ जाता है कि हमें ये असेस करने का फायदा क्या है। असेस करने का फायदा ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स जो होते हैं उनका ब्लीचिंग का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। कुछ स्टेन्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, और कुछ स्टेन्स होते हैं जो कि या तो रिमूव नहीं होते या बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स होता है। सो वी नीड टू डायग्नोज एंड वी नीड टू टेल द पेशेंट। ठीक है, इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंस है इस चीज की, डायग्नोसिस और एग्जामिनेशन की। अगर हम पेशेंट को फॉर एग्जांपल एक टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग का पेशेंट आ जाता है और हम उसकी टूथ वाइटनिंग स्टार्ट कर देते हैं और हम उसको कह देते हैं कि आपका विद इन 1 सेशन आपके दांत बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, दैट इज द सेटिंग द एक्सपेक्टेशन ऑन अ रॉन्ग लेवल। आप पेशेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई सेट कर रहे हैं और पेशेंट आपसे डिसअपॉइंट होगा। ठीक है, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट स्टेज एंड यू हैव टू टेल हिम व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है एजिंग, जेनेटिक्स, स्मोकिंग और कॉफी, या जो आपके जनरल स्टेन्स है, सुपरफिशियल स्टेन्स, दे हैव द फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। ये आपको एक सेटिंग के अंदर मिल सकता है रिस्पॉन्स। ठीक है। फिर हमारे पास ब्राउन टीथ ड्यू टू फ्लोरोसिस, ये मॉडरेट रिस्पॉन्स है। ठीक है, 1 वीक लगेगा, मोस्टली 1 वीक 2 वीक्स। ठीक है, और पेशेंट को बार बार कॉल करना पड़ेगा, या पेशेंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप तब तक उसका ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग। दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट स्टेनिंग्स टू ट्रीट। इसमें साल भी लग जाता है। ये वन ऑफ द स्लोवेस्ट टाइप ऑफ स्टेनिंग है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वाइट स्पॉट्स। अगर वाइट वाइट स्पॉट्स हैं यानी कि इनिशियल केरीज हैं, उसकी वजह से हमारे पेशेंट आपके पास कंप्लेन के साथ आया है, तो आप उसमें ये तो वो रिमूव तो कम्प्लीटली नहीं होंगे लेकिन वो लेस नोटिसेबल होंगे। सो यू सी, यू नोट के जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन है उनके डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हैं टू द ट्रीटमेंट एंड यू हैव टू टेल द पेशेंट अकॉर्डिंगली। फिर हमारे पास आ जाती है कि टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहली चीज स्केलिंग पॉलिशिंग कर सकते हैं, जो कि जिसको हम डेंटल प्रोफाइल एक्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, पेरियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर पेरियोडोंटाइटिस जिंजिवाइटिस के पेशेंट्स आते हैं तो उसमें ये प्रेफर्ड होता है। माइक्रो अब्रेजन, मैक्रो अब्रेजन, ये मैकेनिकल प्रोसीजर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं ब्लीचिंग है। ना ब्लीचिंग हैज 2 मेजर टाइप्स। ब्लीचिंग इज नॉन वाइटल एंड वाइटल, डिपेंड करता है दांत के अंदर रूट कैनाल हुई है कि नहीं हुई। अगर तो नॉन वाइटल है तो उसमें एट होम टेक्निक भी है, इन ऑफिस टेक्निक भी है, और वाइटल में भी एट होम टेक्निक है और इन ऑफिस टेक्निक भी है। सो चूज योर
choose your treatment modality accordingly, and then veneering and crowning finally. Now आप नोट कर रहे हो कि ये जो लिस्ट बनी हुई है ये इन द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी बनी हुई है, यानी कि सबसे लेस इंटेंस से लेके मोस्ट इंटेंस प्रोसीजर पे हम जा रहे हैं, यानी मोस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर पे जा रहे हैं। अगर तो सारा कुछ फेल हो जाता है, एवरीथिंग इज ब्लीचिंग से भी आपका काम नहीं चल रहा, तो आप वेनियरिंग की तरफ जाएंगे या आप क्राउनिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे कि किन केसेस में हम ये करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू डू ब्लीचिंग। ब्लीचिंग की क्या इंडिकेशंस है, ब्लीचिंग हम कब करते हैं। इसमें एक तो है पेशेंट डिससैटिस्फैक्शन विद टूथ कलर। इट पेशेंट अपने कलर से सेटिस्फाइड नहीं है, फिर हमारे पास आ जाता है कैन बी डन इंस्टेड ऑफ बॉन्डेड रेजिन कंपोजिट रेस्टोरेशन वेनियर और क्राउन्स पे इम्प्रूव टूथ कलर। समटाइम्स हम प्लान बना रहे होते हैं कि टूथ कलर की इम्प्रूवमेंट के लिए हम रेजिन कंपोजिट रेस्टोरेशन करें, कंपोजिट फिलिंग्स करें और उसको कवर अप करें, तो व्हाई नॉट ट्राई ब्लीचिंग इंस्टेड। ब्लीचिंग लेस इन्वेसिव है, ठीक है, आप दांत को बचाए के कट करें और विनियरिंग और क्राउनिंग की तरफ जाएं, तो ऑलवेज ट्राई ब्लीचिंग फर्स्ट देन गो फॉर विनियर और क्राउन if your intention is to improve the tooth color. Now keep in mind, अगर कोई पैथोलॉजी है, पेशेंट किसी पेन या किसी और चीज की वजह से आ रहा है, तो फिर ये चीजें हम कंसिडर नहीं कर रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द टूथ कलर। ठीक है, तो आप पहले ब्लीचिंग ट्राई करें, अगर ब्लीचिंग फेल हो रही है तो फिर आप विनियर्स और क्राउन्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, if laminate layers are planned, bleaching allows lighter and more translucent veneers, giving a more natural appearance. Laminate veneers basically lumineers को कहते हैं। ये एक न्यू टाइप ऑफ veneers हैं, ये बहुत थिन होते हैं, ये एक स्पेशल पोर्सलिन से बने होते हैं। यहाँ पर बहुत कम लैब्स बना रही हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन अगर आपने ये प्लान कर ही लिया है कि आपने लैमिनेट वेनियर्स या लुमिनियर्स लगाने हैं, तो आप पहले ब्लीचिंग ट्राई करें, ताकि जो उसकी जो शेल है, शेल के पीछे जो बैकग्राउंड है, अगर बैकग्राउंड भी थोड़ा सा वाइट होगा तो आपको अपीयरेंस ज्यादा बेहतर मिलेगी। ठीक है, तो ये हम करते हैं इन द केसेस। इसमें से जो नंबर 1 केस है पेशेंट डिससैटिस्फैक्शन ऑफ टूथ कलर, ये मोर देन 80% ऑफ केसेस आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, एक इसकी इंडिकेशन है एक्सटेंडिंग द एस्थेटिक लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग क्राउन्स दैट आर लाइटर देन नेचुरल टीथ बाय रिटर्निंग द कलर ऑफ नेचुरल टीथ टू द शेड ऑफ क्राउन। कुछ लोगों के बहुत ज्यादा क्राउन्स लगे हुए हैं और क्राउन्स जो है वो जो बाकी दांत है जो अनक्राउंड है वो डार्क हो गए हैं, तो पेशेंट कहते हैं कि आप उनको भी क्राउन कर दें ताकि शेड मैच हो जाए। तो इसमें बेहतर ये है कि आप जो अनक्राउंड टीथ हैं उनको आप जो है उनको आप पहले एक दफा ब्लीच कर दें, ताकि वो क्राउन के शेड के ऑलमोस्ट करीब करीब आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उससे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजी की बात है सारी। आप पेशेंट से डिस्कस करते हैं, आप पूरा उससे पहले ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं और उसको वो समझाते हैं कि कौन सी चीज इन्वेसिव है और कौन सी चीज लेस इन्वेसिव है, और कोशिश करते हैं कि जो लेस इन्वेसिव प्रोसीजर है उसकी तरफ पहले जाएं। ठीक है, डो नॉट गो फॉर द मोस्ट इन्वेसिव प्रोसीजर इन एनी केस, सबसे पहले नहीं जाना। फिर है वाइटनिंग अ सिंगल डार्क टूथ थ्रू अ डिजायर्ड शेड। ये भी एक सिंपल बात है कि एक पेशेंट आता है वो सिंगल टूथ के साथ आता है तो आप उसकी ब्लीचिंग कर देते हैं। नाउ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हम ब्लीचिंग को हमें कब अवॉइड करना चाहिए, हम कब ब्लीचिंग नहीं करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सुपरफिशियल एक्सट्रिंसिक स्टेन्स है दैट कैन बी रिमूव्ड इजीली बाय स्केलिंग, पॉलिशिंग रबर कप विद प्रोफाइल एक्सेस स्पेस और बाय लाइट एब्रेशन। अगर तो वो दांत इससे भी लेस इन्वेसिव प्रोसीजर के साथ उसके स्टेन्स रिमूव हो सकते हैं तो आपको वो करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू ब्लीचिंग। ये आपको विद टाइम विद एक्सपीरियंस आता है। और आप दूसरी बात है प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, अगर आप देखते हैं कि इसके पेशेंट के स्केलिंग पॉलिशिंग से ही जो है स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे, तो सो स्टार्ट विद दैट। और इसमें या तो फिर आप लाइट एब्रेजन यानी कि हल्की सी माइक्रो एब्रेजन कर लें। ठीक है, dark carious tooth structure and or a dark restoration can be managed much better by removing the defective portion and replacing it with a tooth colored aesthetic restoration. Okay, तो अगर पेशेंट आपके पास आता है कि उसकी टूथ जो है वो केरियस हो गया है, डार्कली केरियस है, या जो उसने रेस्टोरेशन ली है वो डार्क हो गई है, तो आप बजाय के ब्लीचिंग करने के व्हाई नॉट रिमूव द cause a dark carious tooth structure, so remove it and restore it with a tooth colored material.
या फिर जो रेस्टोरेशन है जो डार्क होगी आप उसको रिमूव करें और रिप्लेस कर दें, ठीक है। So you have to identify and it varies from case to case, it also varies from patient to patient। पास दफा एक ही किस्म की स्टेनिंग आपको दो डिफरेंट केसेस में मिलेगी और आपको दोनों में डिफरेंट तरीके से मैनेज करनी होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेशेंट्स। एक पेशेंट है जो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता तो आप उसमें लाइट इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे और उसको आप उस पर सेटिस्फाई कर लेंगे। और एक पेशेंट है जो बहुत ज्यादा मेटिकुलस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है और बहुत ज्यादा कंसर्न है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू मैनेज, तो आप उसमें फिर आप मजीद इन्वेसिव प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। Patients with hypersensitivity. Hypersensitivity is the biggest side effect of bleaching। ब्लीचिंग के बाद हाइपर सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और इसमें जो है हमारे पास पेशेंट्स ऑलरेडी जो कंप्लेन कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी की, हम उनमें ब्लीचिंग नहीं कर सकते क्योंकि ब्लीचिंग की वजह से वो प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाएगी। चिल्ड्रन विद लार्ज पल्प, वंस अगेन इन पेशेंट्स के अंदर क्योंकि एनामल इतना नहीं है, डेंटिन इतनी नहीं है, आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप उसको इन्वेसिवली डिस्ट्रॉय करें, ठीक है। तो इन पेशेंट्स के अंदर भी सेंसिटिविटी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। टीथ विद क्रैक्स, वंस अगेन क्योंकि जो ब्लीचिंग का जो हमारा एजेंट है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जो एजेंट है वो बड़ा एग्रेसिव है और बड़ा इन्वेसिव है। अगर वो पल्प को टच करेगा तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। Root of teeth do not bleach as well as anatomic crown, so patient with gingival recession will display yellow tooth structure। Now this is very important। अगर patient aged है और patient के आपको gingival recession नजर आ रही है और आपको roots नजर आ रही हैं, तो याद रखना कि जो bleaching है वो bleaching roots को नहीं color white करेगी। It will never treat the roots। roots हमेशा जो है वो white रहेंगी, सॉरी येलो रहेंगी, क्योंकि वो इनेमल उस पे नहीं है, ठीक है, उन पे इनेमल नहीं है, तो जो ब्लीचिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वहां काम नहीं करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ब्लीचिंग वर्क कैसे करती है। ब्लीचिंग के लिए हमारे पास जो है दो मेजर एजेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक कार्बामाइड पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर इंटेंस, मोर इन्वेसिव, मोर एग्रेसिव और हम ये इन ऑफिस यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग की जो टाइप्स हैं, एक तो वाइटल एंड नॉन वाइटल है और उसमें फर्दर सब टाइप्स है एट होम एंड इन ऑफिस। एट होम मतलब कि पेशेंट को हम ट्रेस दे देते हैं, ट्रेस बना के दे देते हैं और उसमें वो मटेरियल लगाता है और वो फिर उसको कुछ घंटों के लिए ट्रेस को वेयर करता है, जिसकी वजह से ब्लीचिंग होती है। एंड एन ऑफिस, इन ऑफिस का एक खास प्रोसीजर है, वो आप चेयर साइड पे करते हैं, चेयर साइड पे अप्लाई करते हैं। तो इन ऑफिस के लिए हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और एट होम यूजुअली हम कार्बामाइड पेरोक्साइड देते हैं, ठीक है। इट इज माइल्डर एंड इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब ब्लीचिंग एजेंट, चाहे वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो या चाहे कार्बामाइड पेरोक्साइड हो, वो पहले कलर्ड साइट्स को रीच करता है, वो एनामल को पेनिट्रेट करता है, एनामल और डेंटिन के स्ट्रक्चर में जाता है और उसको पेनिट्रेट करने के बाद वहां पर फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। फ्री रेडिकल्स मींस एटॉमिक ऑक्सीजन, ऐसी ऑक्सीजन जिसके बॉन्ड्स नहीं बने हुए, वो ऐसी ऑक्सीजन होती है जो हाईली रिएक्टिव होती है। और इसकी वजह से ये होता है कि ये जो हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है ये जाके कलर्ड हाइड्रोकार्बन्स जो कि बेंजीन की शेप में है, कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये उनको स्ट्रेट चेन्स में कन्वर्ट कर देता है। जब वो स्ट्रेट चेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो लाइटर इन कलर होता है, ठीक है। ये स्टडी की गई थी, ये लोगों ने रिसर्च की थी, उसके बाद ही पता चला था कि जो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिंग में होते हैं। तो जो ब्लीचिंग एजेंट है उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एटॉमिक ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव, वो अटैक करेगी इन कलर्ड हाइड्रोकार्बन्स को और फिर उनको स्ट्रेट चेन्स में कन्वर्ट कर देगी जो कि लाइटर होंगे, ठीक है। ये डायग्राम शो कर रही है, ठीक है। लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं, वो पेनिट्रेट कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पीशीज हैं जो कि बनेंगे और वो फिर इसको ब्रेक डाउन कर देंगे इन स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी वजह से दांत का कलर वाइट होना शुरू हो जाएगा।
सिंपलर molecules reflect less light, so the truth appears to be lighter. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कम करते हैं तो इसकी वजह से वो लाइट शो होते हैं. The double bonds are converted into hydroxyl groups. डबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो येलो होते हैं कलर में, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं. अच्छा, फिर क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है कि अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है. तो दोनों में, एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक फ़र्क तो इनका कॉन्सेंट्रेशन का है. ये ज़्यादा लेस इन्वेसिव है, ये ज़्यादा लेस डिस्ट्रक्शन करती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम है, और इसका जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ये सबसे पहले जब माउथ में इंसर्ट की जाती है या इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसमें ये पहले ब्रेक करता है इनटू यूरिया एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, तो अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बामाइड पेरोक्साइड है तो इट विल बी डिवाइडेड, तो इसकी वजह से ये कम हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होगा, एंड देन आफ्टरवर्ड्स दिस रिएक्शन बिकम्स द सेम एज विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, ब्लीचिंग नॉट ओनली रिमूव्स द डिस्कलरेशन फ्रॉम विद इन द टूथ, बल्कि जो उसमें जितने भी बाकी जो ओवरऑल जो दांत का जो इनेमल है, ओवरऑल जो डेंटिन है, उसको भी ये लाइटर कर देता है. ठीक है, इट नॉट ओनली रिमूव्स द डिस्कलर्ड पार्टिकल्स, इट आल्सो कॉजेज वाइटनिंग ऑफ द रिमेनिंग डेंटिन एंड इनेमल. फिर हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स. फैक्टर्स में हमारे पास सबसे पहला है सरफेस क्लीनलीनेस. जितनी सरफेस क्लीन होगी, आपके प्रोसीजर से पहले जितना आप सरफेस को क्लीन करेंगे, आपको एक तो जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग का भी फर्क थोड़ा सा पता लगने लग जाएगा. और दूसरी बात ये है कि जो आप एजेंट यूज करेंगे उसको ज्यादा से ज्यादा टूथ सरफेस मिलेगी फॉर द रिएक्शन. ठीक है, अगर उस पर डेब्रीज है, सलाइवा है, पार्टिकल्स हैं, वो चीजें हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट इतना इफेक्टिव नहीं होगा. The second thing is concentration. Concentration आपने हमेशा याद रखनी है, जो भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करें या कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज करें, कि आप कितनी concentration यूज कर रहे हैं. डिफरेंट जो हमारे पास ब्लीचिंग किट्स आती हैं जो कंपनी में या जो मार्केट कंपनीज हमें प्रोवाइड करती हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है, उनमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं और उनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं. हर किट के ऊपर उसकी जो है पंफलेट होता है उसके साथ, और उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं. यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. अगर मैन्युफैक्चरर ने कहा है कि आपने 3 टाइम्स करना है फॉर 15 मिनट्स ईच, तो आपने 3 टाइम्स विद 15 मिनट्स ईच करना है. ये हर मैन्युफैक्चरर की फर्क है. ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं 35% हाइड्रोजन पेरोक्साइड देते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इवन 50% भी दे सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है ऑन द मैन्युफैक्चरर. और जबकि जो कार्बामाइड पेरोक्साइड है, नोट जो कार्बामाइड की कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लेस कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा होगा. मतलब कि अगर 10% कार्बामाइड पेरोक्साइड है तो वो ऑलमोस्ट 3.4% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा. दिस इज व्हाई इट इज मच सेफर. पेशेंट को आप ये दे देंगे, पेशेंट अगर ये गलती से ज्यादा भी लगा लेता है, या पेशेंट नॉन कंप्लायंट होता है, या पेशेंट ओवरडोज करता है, या इंजेस्ट कर लेता है, तो ये इतनी कम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अमाउंट है कि ये पेशेंट को इंजर नहीं करेगा, ये पेशेंट को हर्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द रीजन दैट द एट होम एजेंट्स यूज द कार्बामाइड पेरोक्साइड एंड द इन ऑफिस एजेंट्स आर प्योरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड. कुछ एजेंट्स हैं इन ऑफिस जो कि कार्बामाइड पेरोक्साइड भी यूज करते हैं, लेकिन जनरली हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स उतना फास्टली मूव करेंगे और रिएक्शन उतना फास्ट होगा. However, there is a limit. हम एक हद तक ये काम कर सकते हैं, बिकॉज इससे ज्यादा एक हाई टेम्परेचर, एक लिमिट से ज्यादा हम हाई टेम्परेचर लेके जाएं तो डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को, और पेशेंट में सेंसिटिविटी जनरेट हो सकती है. ठीक है, पेशेंट की अपने सेंसिटिविटी को भी ज़हन में रखना है. ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं. वी हैव द सरफेस क्लीनलीनेस, के सरफेस क्लीन होनी चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या है परसेंट जो आप एजेंट यूज कर रहे हैं, और उसका क्या मेथड है, वो आपका जो एजेंट है मैन्युफैक्चरर, आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. और फिर हमारे पास टेम्परेचर है.
ठीक है, टेम्परेचर एक हद तक हम हाई कर सकते हैं। फिर पीएच है, पीएच जो होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो पीएच है वो हमारे पास 9.5 टू 10.8% है। जो 10.8 पीएच है वो 50% फास्टर ब्लीचिंग करती है। दिस इज आल्सो मैन्युफैक्चरर फिक्स्ड, ये मैन्युफैक्चरर ही फिक्स करता है, तो ये आपको लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये कि जो कार्बामाइड पेरोक्साइड मटेरियल्स होते हैं वो 7 पीएच के होते हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव मोस्ट ऑफ दीज एजेंट्स आर यूज्ड एट होम। तो एट होम हमें देखना होता है कि पेशेंट खुद लगा रहा है, पेशेंट खुद यूज कर रहा है, तो उसका सेफ होना बहुत जरूरी है। तो ये न्यूट्रल होता है। मैंने बताया था इसका रिएक्शन जब होता है तो ये यूरिया रिलीज करता है, यूरिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यूरिया का काम क्या है? यूरिया इज यूज टू रेज द पीएच ऑफ ओरल कैविटी अबव 8 फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स, ताकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो अपने फंक्शनिंग रेंज में आ सके। ठीक है, तो ये पीएच का फैक्टर है। फिर हमारे पास टाइम आ जाता है। द लॉन्गर द कॉन्टैक्ट द मोर लाइटनिंग विल अकर, ऑल्सो ग्रेटर द लाइकलीहुड ऑफ टूथ सेंसिटिविटी। नाउ time is very important. You have to note when you have applied the tooth, when you have applied the agent and when you have to stop it। ठीक है, ये आपको जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बताएंगे कि इतने टाइम के लिए लगाएं और फिर उसके बाद वॉश आउट कर दें। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। फिर कुछ एडिटिव्स होते हैं इनके अंदर। एडिटिव्स इसलिए डाले जाते हैं बिकॉज इनको हम रॉ फॉर्म में इनकी हैंडलिंग नहीं हो सकती। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि इसको जेल लाइक कंसिस्टेंसी देते हैं, उसको सेव करते हैं, लेकिन इसकी वजह से इसकी एफिकेसी भी रिमूव थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास एक कार्बामाइड पेरोक्साइड के अंदर आ जाता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ फ्लेवर्स होते हैं जिसकी वजह से उसको थिकनेस, उसको उसका टेक्सचर, उसको उसकी बॉडी मिलती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर ये एडवर्स रिएक्शंस भी कर सकते हैं ये जो मटेरियल्स हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये ब्लीचिंग किट है ना। ब्लीचिंग किट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट होती हैं। ये टिपिकल ब्लीचिंग किट नजर आ रही है जो आजकल आम तौर पे यूज हो रही है। इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट होगा, एक हमारे पास एक होता है जिंजिवल प्रोटेक्टिव बैरियर, इसको जिंजिवल बैरियर कहते हैं। ये एक पॉलीमराइज्ड रेजिन होता है। हम इसको गम्स के इर्द गिर्द लगाते हैं, गम्स के अराउंड लगाते हैं, और फिर हम इसको लाइट क्योर करते हैं। ये हार्ड होके एक बैरियर बना देता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लिक्विड रबर डैम। We need this barrier to protect the gingival tissues from the bleaching agent। ठीक है, and some good companies also provide a dentine desensitizer। वो फ्लोराइड जेल साथ दे देते हैं या कोई और पोटेशियम नाइट्रेट दे देंगे साथ, ताकि आप पेशेंट अगर सेंसिटिविटी की कंप्लेन कर रहा है तो आप साथ में वो अप्लाई कर लें। ठीक हो गया। ये भी एक और किट है। पोला ऑफिस बहुत मशहूर कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी है इनकी। इसमें जो है आपके पास यही वही कौन से आ जाते हैं, कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक तो हमारे पास ब्लीचिंग एजेंट आ जाता है, जिंजिवल फॉर्मर आ जाता है, और साथ में हमारे पास डेंटिन डिसेंसिटाइजर आ जाता है। ठीक है, ये इसी का एक और भी हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग इज आपने प्लान किया है कि पेशेंट के टीथ वाइटल हैं, और मेजॉरिटी आपके 90% ऑफ द केसेस आपको ये वाली जो प्रोसीजर है यही ब्लीचिंग में परफॉर्म करना पड़ता है। इसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आइसोलेशन अच्छी करनी है। यू हैव टू आइसोलेट द ओरल कैविटी कंप्लीटली। कोई भी सलाइवा, कोई भी डेब्रीज, कोई भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए टीथ के ऊपर। इसके लिए आप आइडियली तो रबर डैम होता है। रबर डैम इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन यूज फॉर द आइसोलेशन। यहाँ पर अगर कुछ लोगों के पास जो रबर डैम यूज नहीं कर रहे या उनको नहीं आता, या एक तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो सीखें और इसको समझें कि कैसे लगाना है। दूसरा ये है कि इसका अल्टरनेट आप कॉटन रोल्स हैं। कॉटन रोल्स आप बक्कल वेस्टिब्यूल में डाल देते हैं और आप उसमें जो लोअर वेस्टिब्यूल है उसमें भी आप प्लेस कर देते हैं, ताकि पूरी जगह कंप्लीटली आइसोलेट हो जाए। देयर इज नो सलेवरी कंटामिनेशन। कॉटन रोल्स एंड चीक रिट्रैक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द लिप्स एंड टंग। ठीक है, लिप्स और टंग को आपने प्रोटेक्ट करना है बिकॉज दिस एजेंट इज वेरी इरिटेटिंग टू द लिविंग टिश्यू।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल बर्न्स कॉज करता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस मटेरियल. यू हैव टू ओनली अप्लाई इट ऑन द टूथ सरफेस. जिंजिवा पे नहीं लगना चाहिए, टंग पे नहीं लगना चाहिए, चीक पे नहीं लगना चाहिए, किसी और म्यूकोजल सरफेस पे इसको नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये वहां पर बर्न करेगा. So to prevent all of this, we need to use rubber dam, cotton rolls and cheek retractors. Then we will place the gingival barrier. जो मैंने आपको बताया कि एक लाइट पोलिमराइज्ड रेजिन होता है, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ये हम जिंजिवा के अराउंड लगाते हैं और इसको हम लाइट क्योर कर देते हैं. अच्छा, और फिर ये बाद में उतर भी जाता है. जब आप प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो ये जो लेयर है ये रिमूव भी हो जाएगी. ठीक है, ये हमने जो है सबसे पहले आइसोलेशन कर दी है. ठीक है, चीक रिट्रैक्टर्स के जरिए. इसके बाद हमने जो है कॉटन रोल्स प्लेस किए हैं, टंग को प्रोटेक्ट किया है, सारी जगह को कंप्लीटली आइसोलेट किया है. एंड देन वी हैव प्लेस्ड दिस ग्रीनिश जो है ये हमारा जिंजिवल बैरियर है और इसको फिर हम लाइट क्योर कर देंगे. ठीक है, लाइट क्योर करने के बाद ये भी एक और व्यू है. ठीक है, इसमें भी हम ये जो है प्लेस करके इसके बाद हम लाइट क्योर करेंगे, ये हार्डन हो जाएगा और फिर ये जगह को प्रोटेक्ट कर लेगा. फिर जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इट विल ओनली गो इनसाइड द ओनली गो ऑन द टूथ सरफेसेस. ठीक हो गया. फिर आप जो है ब्लीचिंग का एजेंट अप्लाई करेंगे टीथ के ऊपर एंड अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस. मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस पहले से पढ़ लेना, उनको देख लेना. अगर उसने 30 मिनट्स लिखा है या 20 मिनट्स लिखा है तो उसके मुताबिक आपने इसको उतनी देर लगाए रखना है एंड देन वॉश इट ऑफ. सो इन थ्योरी दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. ठीक है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन द difficult part is to manage the expectations, to manage the sensory staining expectations, to manage the patient and to diagnose the stains. अगर आपने ये ऐसे स्टेन्स पे किया है जिन पे कोई असर ही नहीं होना तो पेशेंट जाहिर है आपसे डिससेटिस्फाइड होगा. ठीक है. The solution is applied to the facial and proximal areas of the teeth for the prescribed time interval and repeated as required. It varies by manufacturer. अब जैसे पोला ऑफिस की जो किट है वो 8 मिनट्स के लिए यूज करते हैं for 3 times, और अगर पेशेंट अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम 4 times यूज कर सकते हैं और 8 मिनट्स के साइकिल्स देते हैं. फिर एक किट आती है पावर वाइटनिंग के नाम से, वो 15 मिनट्स का टाइम कहती है 3 times के लिए and up to a maximum of 20 minutes for 3 times. ठीक है, ये अपना मैक्सिमम भी बताएंगे आपको और आपको इसका जो रिकमेंडेड है वो भी बताएंगे. तो रिकमेंडेड से शुरू करें, अगर पेशेंट डिससेटिस्फाइड होता है तो फिर आप मैक्सिमम टाइम पे चले जाएं. हीट ट्रीटमेंट इज ऑप्शनल. हीट ट्रीटमेंट यानी कि आप ब्लीचिंग एजेंट को हीट देना चाहते हैं कि नहीं, ये आपकी अपनी मर्जी है, और बाज़ दफ़ा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो खुद भी आपको बता देते हैं कि ये जो है हीट आप यूज़ करें या ना करें. जनरली स्पीकिंग मैंने ये इसको यूज नहीं होता हुआ देखा, लेकिन कुछ एजेंट्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो कि हीट से होती हैं. हीट से उनका रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और आपने हीट अप्लाई करने के लिए आपको जो डेंटल क्योरिंग लाइट है, जो आप सिंपल जो कंपोजिट रेस्टोरेशन के लिए आप यूज करते हैं, कंपोजिट रेस्टोरेशन के लिए जो भी आप यूज कर रहे हैं वो वाली लाइट आप यूज कर सकते हैं हीट अप्लाई करने के लिए. या फिर कुछ खास इक्विपमेंट आता है जो कि ब्लीचिंग लैंप के नाम से आता है, वो आप यूज कर सकते हैं. मेरे ख्याल में मेरे पास इधर आगे एक पिक्चर होगी. हाँ, ये है, ये एक ब्लीचिंग लैंप मिलता है. ठीक है, ये भी सप्लायर्स के पास होता है. ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है टू अप्लाई द हीट फॉर ब्लीचिंग. ये भी ऑप्शनल है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड. ठीक हो गया. अच्छा, the solution is rinsed off the teeth and the tooth color evaluated to determine any improvement. अच्छा, इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका लिमिटेशन क्या आती है. आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है डेवलपमेंट ऑफ डिस्कम्फर्ट. अगर पेशेंट आपको ड्यूरिंग द प्रोसीजर कभी भी कहता है कि मुझे डिस्कम्फर्ट शुरू हो गया है, स्टॉप दैट प्रोसीजर इमीडिएटली बिकॉज यू आर नाउ इंजरिंग द पेशेंट. ठीक है, आपने उधर ही वो रोक देना है प्रोसीजर और आपने अब क्या करना है, आपने टिश्यूज को वॉश करना है विद द वाटर टू न्यूट्रलाइज द पेरोक्साइड एंड ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ फ्यूचर अपॉइंटमेंट. ठीक है,
तो पेशेंट से आपने बार बार पूछना है, ठीक है। अगर तो उसको डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है या उसको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है तो आपने वहां पर ट्रीटमेंट स्टॉप कर देना है। सो ऑलवेज मेक योर प्रैक्टिस सेफ। आपने हमेशा सेफ प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट्स को इंजर नहीं करना, पेशेंट्स को मैक्सिमम कंफर्ट प्रोवाइड करनी है। अच्छा, एट होम वाइटल ब्लीचिंग, ये बाहर के मुल्कों में ज़्यादा कॉमन है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है बिकॉज पेशेंट कंप्लायंस बहुत कम है, यहाँ पर लोग इतनी यूज़ नहीं करते। लेकिन आपको फिर भी फॉर योर एकेडमिक रीजंस आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक चीज़ है और ये भी अवेलेबल है। एट होम ब्लीचिंग में हम क्या करते हैं, हम पहले पेशेंट्स के इंप्रेशंस लेते हैं और इंप्रेशंस के बाद हम उनकी ट्रे बनवाते हैं। ट्रे आपकी लैब से बनती है और उसमें फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो इसमें ब्लीचिंग एजेंट खुद लगाए और फिर उसको कुछ घंटे के लिए पहने, ठीक है। पहले आपने प्रॉपर डेंटल मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोग्राफ ले लेने हैं, सारे हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करने के बाद आप इंप्रेशन लेंगे, देन यू विल मेक द ट्रे एंड देन एक इंसर्शन अपॉइंटमेंट, आप उसको एक अपॉइंटमेंट में बुलाएंगे, आप ट्रेस का फिट चेक करेंगे और चेक करेंगे पेशेंट को कहीं से ट्रे चुभ तो नहीं रही और कहीं से उसको जो है एडजस्टमेंट की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। देन इट इज पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि वो जो है ब्लीचिंग एजेंट इतना ट्रे में डाले कि जो दांतों की फेशियल सर्विसेज हैं वो कवर्ड हो जाए। एंड द रिकमेंडेड टाइम जो बुक्स के अंदर लिखा गया है वो 4 घंटे का है। ये 4 घंटे चाहे वो दिन में पहने या चाहे वो रात को पहने, दैट इज अप टू द पेशेंट, पेशेंट की अपनी चॉइस है, बट इट हैज टू बी एटलीस्ट 4 आवर्स और इट इज वेस्टिंग द ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। हमेशा पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो ट्रे 4 आवर्स के लिए पहने एट द वेरी मिनिमम। अगर तो पेशेंट को सेंसिटिविटी नहीं है तो वो 2 दफा भी कर सकता है, यानी कि वो 8 आवर्स भी कर सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट डिस्कम्फर्ट। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि सबसे बड़ा लिमिटेशन इसमें पेशेंट डिस्कम्फर्ट और सेंसिटिविटी होता है। तो एट द मिनिमम 4 आवर्स और एट द मैक्सिमम 8 आवर्स, वो भी पेशेंट्स जिनमें सेंसिटिविटी ना हो, 2 वियरिंग पीरियड्स पर डे। और आइडियली पेशेंट को हम कह देते हैं कि वो ड्यूरिंग द नाइट एट स्लीप पहन ले, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है, 4 आवर्स के लिए ट्रे पहनना ज़्यादा पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है और वो फंक्शन भी कर सकता है अपना डे टाइम में इजीली। Patient should be reminded to rinse and gently brush the tray after each session before storing in a cool or room temperature environment, ठीक है। आपने उसे ये भी कहना है कि ट्रे को आप साफ रखें, इसे उसको क्लीन करें, ब्रश करें विद अ कूल वाटर, ठीक है। ये बेसिकली इसकी पिक्चर है, ठीक है। वैक्यूम फॉर्म ट्रेज के नाम से भी आती हैं और अगर आप लोग ऑर्थो में इंटरेस्टेड हैं तो ऑर्थो में एक अप्लायंस है उसका नाम है क्लियर पाथ। क्लियर पाथ की भी जो अप्लायंसेज हैं अगर आप पेशेंट की वो बनवा लेते हैं तो वो भी ये काम कर सकती हैं, ठीक है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये जो वैक्यूम फॉर्म ट्रेज होती हैं ये लाइटर होती हैं और ये इजी टू वेयर होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसमें हम ब्लीचिंग एजेंट अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया, और फिर पेशेंट इसको वेयर करता है फॉर 4 आवर्स। नाउ अनदर टेक्निक फॉर द नॉन वाइटल टीथ। अच्छा, अब वो टीथ आ जाते हैं जो नॉन वाइटल हैं, यानी कि जिनका हम रूट कनाल कर चुके हुए हैं। अब जब रूट कनाल कर चुके हुए हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब आप चैम्बर को ओपन रखेंगे और उसमें आप RMGIC या GIC से आप पहले रूट कनाल फिलिंग को सील कर देंगे। वाई? बिकॉज हमने जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बोमाइड पेरोक्साइड डालना है वो नीचे लीक ना कर जाए इन द GP, ठीक है, वो नीचे के टिश्यूज में ट्रेवल ना कर जाए। बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड इट वेरी एक्सटेंसिवली कि ये बहुत एग्रेसिव एजेंट है, इट इज टिश्यू डैमेजिंग एजेंट। तो ये आपने ऐसे इसको पहले अपनी चैम्बर को सील कर लेना है, ठीक है, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। नॉन वाइटल के अंदर हमारे पास 2 बड़ी टेक्निक्स हैं। एक का नाम आपने अपने पेपर में भी सुना होगा, वॉकिंग ब्लीच, ठीक है, ये वाइवा क्वेश्चन भी है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वॉकिंग ब्लीच क्या होता है। और एक है थर्मोकैटालिटिक टेक्निक। तो पहले थर्मोकैटालिटिक टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो होता है हम 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन is placed in the pulp chamber and then heat activated several times during the 30-minute period to activate the solution and then released from the chamber.
ठीक है। हीट एक्टिवेशन के लिए हम अपनी डेंटल क्यूरिंग लाइट यूज करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये चैम्बर के अंदर ये सोल्यूशन प्लेस करना है और आपने इसको हीट क्योर करना है फॉर 30 मिनट्स एंड देन रिंस इट अवे, ठीक है। दिस इज अ चेयर साइड मेथड और पेशेंट अभी आपने कराया और अभी फ्री हो गया, ठीक है। नाउ वॉकिंग ब्लीच इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। उसमें क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम परबोरेट होता है। सोडियम परबोरेट की वजह से ये जो मिक्सचर है ये एक पेस्ट की शक्ल बन जाती है, इट बिकम्स अ पेस्ट एंड दैट पेस्ट इज सील्ड इनटू द चैम्बर विद अ टेम्परेरी फिलिंग। उसके ऊपर आप कैविट कर देते हैं एंड इट इज एक्टिवेटेड फॉर सेवरल डेज, वो खुद ही एक्टिवेट होता रहता है एंड पेशेंट इज रिकॉल्ड आफ्टर सेवरल डेज फॉर असेसमेंट, ठीक है। इसलिए इसका नाम वॉकिंग ब्लीच रखा है क्योंकि हमने सोल्यूशन को प्लेस कर दिया है, अब पेशेंट घर जा सकता है, वो फंक्शंस कर सकता है अपने जो भी करने हैं, और फिर उसकी जो ब्लीचिंग का जो मैकेनिज्म है वो दरमियान में चलता आ जा रहा है, ठीक है, वो साथ में कंटिन्यू रह रहा है। सो दिस इज द वॉकिंग ब्लीच टेक्निक। आप चैम्बर को सील करेंगे GIC के साथ, then you will place the sodium hydrogen peroxide and sodium perborate paste and then you will fill it with a temporary restoration, ठीक है। फिर जब ये फाइनली हो जाएगा, जब आप पेशेंट असेसमेंट के लिए आएगा और आप देखेंगे कि सेटिस्फाइड कलर अपीयरेंस हो गई हुई है, सेटिस्फैक्ट्री कलर अपीयरेंस है, तो आप इस टेम्परेरी फिलिंग को रिमूव करेंगे, पेस्ट को रिंस आउट करेंगे, वॉश आउट करेंगे, इरिगेट करेंगे चैम्बर को, और फिर उसके बाद इसको टेम्परेरी परमानेंट रेस्टोरेशन दे देंगे, ठीक है क्या। ये बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि ये हमने जो है एक रूट कैनाल किया था, इसके ऊपर हमने बैरियर लगाया। नाउ दिस बैरियर इज RMGI और GIC, ताकि ये जो है जो चैम्बर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जो है वो नीचे लीच आउट ना करें। तो इसके ऊपर हमने ये ब्लीचिंग पेस्ट लगा दिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम परबोरेट की, एंड देन वी हैव लेयर्ड इट विद अ कैविट। सो अब ये दांत जो है बेशक पेशेंट 1 वीक बाद आ जाए, ठीक है, तो उतनी देर में ये दांत ब्लीचिंग कर चुका होगा। अच्छा, रिसर्चर्स ने इनके रिजल्ट्स क्या दिए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक जो है दोनों टेक्निक्स इक्वली इफेक्टिव है। इट इज अप टू यू एंड द पेशेंट्स चॉइस कि आप कौन सी यूज करना चाहते हैं, आप थर्मोकैटालिटिक यूज करना चाहते हैं या आप वॉकिंग ब्लीच यूज करना चाहते हैं। दोनों का जो है रिजल्ट सेम है, और रिजल्ट जो है सक्सेस रेट क्या है इंटरनल ब्लीचिंग का, 83 to 91% ऑफ केसेस, मतलब 83 to 91% के अंदर ये अपना कलर वापस ले आते हैं। However, this is non-vital bleaching. Do keep in mind ये आपने प्रोसेस non-vital के लिए आप कर रहे हैं। Other options include using sodium perborate alone और 10% carbamide peroxide sealed in the pulp chamber. ये दूसरे अल्टरनेटिव एजेंट्स हैं कि आप सोडियम परबोरेट सिंपली यूज कर लें या आप कार्बामाइड पेरोक्साइड यूज कर लें, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो इसका मेथड रहा है, ट्रेडिशनल मेथड ये रहा है कि आप सोडियम परबोरेट और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं। However, the problem with the non-vital bleaching is that it is not a long-term treatment. Mostly जो होता है 1 to 5 years के अंदर 35 to 50% ऑफ केसेस जो होते हैं वो रिवर्स उनके अंदर ये ब्लीचिंग इफेक्ट रहता है, ठीक है। यानी कि 50 से लेके अप टू 50% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो 1 to 5 years में रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसका जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना सोल्यूशन इसका ये इतना अच्छा नहीं है। हाँ, more than 35 to 50, only 35 to 50% of the teeth will retain their color. अच्छा, फिर हम क्या करते हैं इसका, फिर बेहतर ट्रीटमेंट जो निकाला गया है वो बेहतर ट्रीटमेंट ये है कि आप इंटरनल ब्लीचिंग भी करें, उसके बाद आप कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन आपने जब दे दिया तो उसके बाद आप ब्लीचिंग करें, एक्सटर्नल ब्लीचिंग करें यूजिंग द सेम टेक्निक्स फॉर द वाइटल टीथ। इसको यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी। सो दिस इज द मच बेटर अप्रोच। इसके अंदर आपको जो कलर रिवर्सल है, पेशेंट आपके पास ये इस कंप्लेन के साथ नहीं आएगा कि आपने ब्लीचिंग की थी और वो दोबारा कलर रिवर्स हो गया, ठीक है। तो दिस इज द मच बेटर ट्रीटमेंट कि आप इंटरनल ब्लीचिंग करें। जब इंटरनल ब्लीचिंग के लिए रिकॉल करें पेशेंट को, अगर तो आप वॉकिंग ब्लीच कर रहे हैं,
और आपने कंपोजिट रेस्टोरेशन प्लेस कर दिया, देन यू गो फॉर द एक्सटर्नल ब्लीचिंग। और एक्सटर्नल ब्लीचिंग का मेथड जस्ट लाइक द वाइटल टीथ जो अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो इसके साथ होती है वो ये है कि ये एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन कर सकती है। नॉन वाइटल ब्लीचिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि देयर इज एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन। ये 7% ऑफ द टीथ में होती है, लेकिन इसकी कॉजेज हमें नहीं पता चल सकी। इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस चल रही हैं कि ये क्यों होती है एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन। लेकिन जो कॉमन फीचर्स हमें नजर आए हैं जिनमें हमने ये किया और हमें रूट रिजॉर्प्शन हुई है, एक तो ये कि वो पेशेंट्स यंगर देन 25 थे और उनमें कोई ट्रॉमा हुआ था या फिर उनको कोई हीट इंजरी हुई थी, ठीक है। तो ये स्टडीज हो रही हैं इसके बारे में कि इसका कॉज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं पेशेंट्स में कि जिससे हमें पता चल सकता है कि ये जो है एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन किन किन पेशेंट्स में ज्यादा ससेप्टेबल है। फिर हमारा फाइनल टॉपिक, फाइनल नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक आ जाता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को आपने कैसे मैनेज करना है? सबसे बड़ा काम आप ये अगर पेशेंट आपको सेंसिटिविटी की कंप्लेंट शुरू कर देता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, यू इंटरप्ट द प्रोसेस टू अलाउ द टीथ टू रिकवर। दूसरा भी इसी से ही रिलेटेड है, शॉर्टन द ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाए, आपने प्रोसेस स्टॉप कर देना है और आपने ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी के लिए ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है। फ्लोराइड जेल लगा दें या पोटेशियम नाइट्रेट जेल मिलती है वो लगा दें। कॉम्बिनेशन थेरेपी ऑफ अब्जर्व टेक्निक्स प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, या आप कॉम्बिनेशन कर दें, आप जेल भी लगा लें, आप ट्रीटमेंट स्टॉप भी कर लें, आप पेशेंट को मेडिकेट भी कर दें। और मेडिसिन में आप उसको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दे देंगे, सेंसोडाइन रैपिड एक्शन दे देंगे, डिसेंसिटाइजिंग मेडिकेमेंट्स दे देंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस भी दे देंगे। अच्छा, ये तो होगी सेंसिटिविटी जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जो सबसे दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो है सॉफ्ट टिश्यू बर्न्स। सॉफ्ट टिश्यू बर्न्स, अगर पेशेंट को बर्न शुरू हो गए, आपसे वो मटेरियल हैंडल नहीं हुआ और आपने वो म्यूकोजा पे लग गया है और वो बर्न्स कॉज कर रहा है, द आंसर इज द सेम। यू हैव टू इंटरप्ट द प्रोसेस, यू हैव टू शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रीटमेंट, एंड आप एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाएंगे और दांतों को रीहाइड्रेट करेंगे, यानी कि आप उनको वॉश आउट करेंगे अच्छे तरीके से कोल्ड वाटर के साथ। If exposure is limited in time and quantity, it is quickly reversible with no long-term consequences. अच्छा, अगर ये खुदा न खास्ता हो भी जाए तो परेशान नहीं होना, बस इसको लिमिट करना है, फौरन वॉश आउट करना है, फौरन रिमूव करना है और आपने फिर ये खुद ब खुद रिवर्स होगा। It will reverse itself and it will correct itself. So don't worry about it. अच्छा, फिर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग की थोड़ी सी मैनेजमेंट आ जाती है कि ये जो है थर्ड ट्राइमेस्टर के पेशेंट, मदर जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है या जो चाइल्ड हैं 3 to 4 months या 7 to 8 years, उनके अंदर ये कॉज होती है। मीनोसाइक्लिन का मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसी टेट्रासाइक्लिन है जो कि अर्ली एडल्ट के अंदर भी स्टेनिंग कर सकती है और ये ग्रे, ब्लू, ब्राउन, येलो बैंड्स बनते हैं इसमें। ये वही रेपिटेशन है, ठीक है, इट इज जस्ट रिविजन। अच्छा, एक और बड़ी निशानी ये होती है कि अगर तो आप ब्लीचिंग कर रहे हैं और 2 वीक्स से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दीज आर द टेट्रासाइक्लिन स्टेन्ड टीथ। पेशेंट से आप पूछते हैं हिस्ट्री में आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे थे, तो वो आपको बताता है कि जो है मैं कोई एंटीबायोटिक ले रहा था, क्योंकि पेशेंट इतने एजुकेटेड नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि टेट्रासाइक्लिन क्या है। तो अगर आपको पेशेंट को बताया कि हाँ मैं कॉन्टिन्यूसली एक दवाई लेता रहा हूँ, तो आप 2 वीक्स ब्लीचिंग करते रहे और फर्क नहीं पड़ा, तो दैट इज टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग, ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने पेशेंट को समझा देना है पहले से कि ये जो है बहुत लंबा टाइम लेगा, इसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ पेशेंट्स को इवन 2 to 12 months लग जाते हैं ट्रीटमेंट के टू अचीव इम्प्रूवमेंट। और फिर उसमें जो है बाज दफा ग्रेश ब्लूइश टिंट रह जाता है, ठीक है। और लेकिन ये है कि ये ट्रीटमेंट सेटिस्फाइड भी है। बहुत सारे रिसर्च हुई है, रिसर्च के बाद पता चला 7.5 ईयर्स या 7.5 ईयर्स के बाद पेशेंट से पूछा है जिनको टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट दिया गया है,
टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग का ट्रीटमेंट दिया गया है कि आपकी क्या सेटिस्फेक्शन है, तो उन्होंने कहा वी वर सेटिस्फाइड एंड वी वर हैप्पी दैट वी वेंट थ्रू दिस प्रोसीजर। तो लोग विलिंग हैं, लोग करवाते भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स की ये है कि ये क्लोजर टू द एज होती है। जितनी क्लोजर टू द एज होगी उतना अच्छा प्रोग्नोसिस होगा, जितनी क्लोजर टू द रूट होगी उतना वर्स प्रोग्नोसिस होगा। अगर तो आपको लगता है कि जो स्टेनिंग है वो जिंजिवल थर्ड में है, तो बेहतर ये है कि आप वनियर्स या क्राउन्स की तरफ चले जाएं, लेकिन फिर भी आप एक दफा ब्लीचिंग को करके देख लें, ताकि आप लीस्ट इन्वेसिव से मोस्ट इन्वेसिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो incisal third is the best prognosis, gingival third is the poorest prognosis, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी 2-3 टॉपिक्स हैं हमारे, एक माइक्रोएब्रेशन है, मैक्रो एब्रेशन है, एंड देन फाइनली वी हैव विनियर्स एंड क्राउन्स। माइक्रो एब्रेशन क्या है? माइक्रो एब्रेशन में हम मैकेनिकली एनामल की लेयर को रिमूव करते हैं मैकेनिकली विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड एन एब्रेसिव। एक हम एब्रेसिव लेते हैं और एक एसिड लेते हैं, यानी कि एक हम जेल ले लेंगे जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, और ये हम टूथ सरफेस पे अप्लाई करेंगे, और वो रबड़ कप और या वो जो पॉलिशिंग ब्रश होता है, या आपने पैरियों में देखा होगा, इसके जरिए से हम ऊपर से सरफेसेस को वाइट कर देंगे, वो सॉरी सरफेसेस पे अप्लाई करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो एनामल है, एनामल की जो सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइटन होना शुरू होगी, ब्राइटन होने लगी है। अच्छा, अब एसिड का और एब्रेसिव का काम क्या है? एसिड का काम ये है कि वो उसको डीमिनरलाइज करता है, इट लीविंग दी आउटर 22 to 27 माइक्रोमीटर वीकेंड, उसको वीक कर देता है, डीमिनरलाइज कर देता है, दैट द एब्रेसिव विद व्हिच द एसिड इज मिक्स्ड क्विकली रिमूव्स द स्टेन्ड आउटर सरफेस ऑफ द टीथ। तो जो एब्रेसिव है वो अपना एक्शन कर सकता है, और वो जो वीक आउटर लेयर ऑफ एनामल है वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो वी आर फिजिकली रिमूविंग द एनामल। माइक्रो एब्रेशन में खास बात ये है, इट इज इट इज मोर एग्रेसिव, ठीक है, और ये सेंसिटिविटी कॉज कर सकती है बिकॉज वी आर नाउ अटैकिंग द एनामल। तो ये माइक्रो एब्रेशन का प्रोसीजर है। इट इज यूजफुल फॉर रिमूविंग सुपरफिशियल डिस्कलरेशंस फ्रॉम द एनामल। इसको हम सिर्फ सुपरफिशियल डिस्कलरेशंस के लिए यूज करते हैं, डीप के लिए हम इसलिए नहीं यूज करते बिकॉज इट कॉजेस टू मच सेंसिटिविटी, ठीक है। इन समरी, आपने एक एसिड और एब्रेसिव का मिक्सचर लिया है जो कि आपने टूथ सरफेस पे अप्लाई किया है, और उसको आपने वो रबड़ कप के जरिए से आपने अप्लाई किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके, हाइड्रोक्लोरिक और एब्रेसिव लेके, ठीक है। ये इसका बेसिकली मेथड है। ये अब आप देख सकते हैं बहुत लाइट से स्टेन्स हैं, दीज आर नॉट वेरी बिग स्टेन्स। इनके ऊपर हम ये जो है एसिड और एब्रेसिव मिक्सचर अप्लाई किया है, और उसके बाद हमने ब्रश अप्लाई किया है, ठीक है, या रबड़ कप जिसको कहते हैं, रबड़ कप अप्लाई किया है, और उसके बाद हमें थोड़ा इसमें कलर के अंदर, टूथ कलर में हमें काफी वाज़ेह फर्क नजर आ गया। ठीक हो गया, ये भी इसका एक सेकंड व्यू है। इसमें भी यही है, बेसिकली आपने ये जो है एसिड एब्रेसिव पेस्ट इसके ऊपर लगाई है, और इसके बाद आपने रबड़ कप यूज किया, और रबड़ कप के बाद ये जो है आपको बिल्कुल शाइनी स्मूथ शाइनी सरफेस नजर आ गई है, ठीक है। मैक्रो एब्रेशन, नाउ माइक्रो और मैक्रो एब्रेशन में फर्क ये है कि माइक्रो एब्रेशन में आप डायरेक्टली बर यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग द हैंड पीस बर टू रिमूव द एनामल। उसके अंदर हम एसिड और एब्रेसिव मिक्सचर यूज कर रहे थे विद द रबर कप, इसमें हम डायमंड की या कार्बाइड फिनिशिंग बर यूज करते हैं। और ये वो आप जो ओपनिंग, एक्सेस ओपनिंग या जो फिलिंग के लिए जो बर होती है वो वाली नहीं होती, बल्कि ये वो वाली होती है जो कॉम्पोजिट फिनिशिंग बर जिसको हम बोलते हैं। कॉम्पोजिट फिनिशिंग बर के लिए जो हम कॉम्पोजिट फिनिशिंग के लिए जो हम बर यूज करते हैं, उसी के जरिए से हम जो है ऊपर से दांत को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हाई स्पीड हैंड पीस होना चाहिए, वाटर अप्लाई करना चाहिए ताकि वो जगह डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि अगर डिहाइड्रेट होगी तो वो सरफेस आपको मजीद डिफेक्टिव नजर आएगी, और मजीद आपको जो है उसमें डिफॉर्मिटी नजर आएगी, और आप मजीद उसको रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। तो टीथ अगर डिहाइड्रेट हो रहे हैं इसके दौरान, तो आपने उनको मजीद ग्राइंड नहीं करना, ठीक है।
एयर एब्रेजन भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। सैंड ब्लास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सैंड ब्लास्टिंग के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ फाइन पार्टिकल्स, जो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं हम यूज कर सकते, बिकॉज इट विल कॉज टू मच डिस्ट्रक्शन। ठीक है, may be effective in a removing a relatively shallow discolored area। देखा, ये भी जो है shallow discolored area के लिए यूज करनी, ये भी हम बहुत ज्यादा यूज नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट है। इट इज इवन मोर इन्वेसिव देन द माइक्रो एब्रेजन। ठीक है, क्योंकि माइक्रो एब्रेजन में हमने एसिड और एब्रेसिव यूज किया है, not intended to eliminate overall discoloration, especially if it involves the underlying dentine। सो इन दी एंड आपके पास बात यही आ जाती है कि आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में ये चीजें जज कर लेनी है कि इसमें कौन सा प्रोसीजर आप करेंगे। अगर पेशेंट के सारे दांत ओवरऑल डिस्कलर्ड हैं और आपको लगता है वो एजिंग की डिस्कलरेशन हुई है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी डेंटिन, डू नॉट गो फॉर मैक्रो एब्रेजन। मैक्रो एब्रेजन से उसका कुछ नहीं होगा, उसको आप सेंसिटिव कर देंगे। ठीक है, तो दीज आर द की पॉइंट्स अबाउट टूथ वाइटनिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये एक माइक्रो एब्रेजन का प्रोसीजर हो रहा है। इसमें हमने जो है कार्बाइड फिनिशिंग बार है और उसके बाद हमने जो है ये कंपोजिट फिनिशिंग बार से हमने इस दांत की जो है एक्सटर्नल सरफेस को पॉलिश कर किया है। ठीक हो गया। दिस इज अनदर केस, इसमें भी हम यही करते हैं कि जो स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स जो शैलो डिस्कलर्ड स्टेन्स है, शैलो लाइट, उनको हम रिमूव करने के लिए माइक्रो एब्रेजन यूज करते हैं। ठीक हो गया। And finally, we have the prosthetic alternative. These are only reserved for the severe, extreme severe cases where bleaching is not effective. अगर आपके सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो गए हैं, आपने सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए, देन यू विल लुक फॉर द प्रोस्थेटिक अल्टरनेटिव। उसमें अगर आपको जो है आपके पास लैमिनेट विनियर्स हैं, पोर्सिलीन विनियर्स हैं, कंपोजिट विनियर्स हैं, प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर आप ये बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे। ऑल सिरेमिक क्राउन्स हैं, एफपीडीज हैं, पीएफएम क्राउन्स एंड एफपीडीज हैं। नाउ नोट, मैंने इनको इनकी इंटेंसिटी के या इन्वेसिवनेस के मुताबिक अरेंज कर दिया है। लुमिनियर्स जो होते हैं वो सबसे थिन होते हैं, सबसे लाइट वेट होते हैं और सबसे एक्सपेंसिव होते हैं और सबसे नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। हाउएवर दे आर वेरी थिन। ठीक है, और इनकी एक और खास बात ये है कि ये इनके लिए आपको प्रेपरेशन भी नहीं करनी पड़ती। देयर इज नो टूथ कटिंग रिक्वायर्ड। आपको बर चलाने की जरूरत ही नहीं है, आपने जस्ट जो है ये उसके ऊपर प्लेस कर देने हैं। देयर इज नो टूथ प्रेप रिक्वायर्ड फॉर ल्यूमिनियर्स। composite and porcelain veneers require some preparation for of the facial surface। facial surface को आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर ऑल सिरेमिक क्राउन्स हैं या जिनको आप ऑल सिरेमिक एफपीडीज कहेंगे, ये लाइटर होते हैं, दे मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो होते हैं इनकी जो लैब कॉस्ट है, लैब की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो ज़्यादा है। एंड फाइनली वी हैव द, और इसकी जो कटिंग है इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल। पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल जो है वो ज़रा लेस एस्थेटिक है, उसके नीचे मेटल होता है और उसकी वजह से ये जो है हमारी फाइनल ऑप्शन होती है। ठीक हो गया, ये आपको मैंने बता दिया है सारा। ठीक है, नॉन इन्वेसिव है, हाईली एक्सपेंसिव है और नो टूथ प्रेपरेशन, कैन नॉट बी यूज इफ देयर इज क्राउडिंग और टिल्टिंग ऑफ टीथ। अच्छा, अगर क्राउडिंग है या टिल्टिंग है तो आप इनको नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि आप कोई प्रेपरेशन नहीं कर रहे, आप किसी चीज को रिमूव नहीं कर रहे। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है। ये थिन शेल लाइक इनकी कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल, उसके साथ एक कॉन्टैक्ट लेंस भी बना हुआ है। आप कॉन्टैक्ट लेंस के और इसको कंपेयर कर सकती है, इतने थिन होते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोर्सिलिन। विनियर में आपने 0.3 to 0.5 mm डेप्थ प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, थिन लेयर होती है, ये पोर्सिलिन की भी हो सकती है, कंपोजिट की भी हो सकती है। ठीक है, ये 0.3 to 0.5 mm डेप्थ प्रिपरेशन के ऊपर हम प्लेस करते हैं। एंड फाइनली क्राउन्स एंड एफपीडीज, इसमें हमारे पास आ जाता है ये सारे सर्फेसेस से हम प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट इन्वेसिव है। जो पीएफएम क्राउन्स हैं वो लेस एस्थेटिक हैं लेकिन मोस्ट ड्यूरेबल हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आपको अमूमन ये बड़ा कॉमन नजर आएगा कि ये जो है एज एन अल्टरनेटिव फॉर ब्लैकिश टीथ हम पीएफएम क्राउन्स दे रहे होते हैं। ऑल्दो
although theoretically there are much better options like veneers and luminaires and all ceramic crowns. ठीक है, only used in select cases where all other treatments have failed. So that concludes the topic. I hope के समझ आ गया होगा, और इसमें अगर कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है. अनफॉर्चुनेटली लाइव चैट मेरे पास नहीं है. Hello, Samir sir. Sir, वालेकुम mashallah, सलाम. the lecture was very good, and I enjoyed it, and I hope so. Our audience also learned it from it very well. Sir, thank you. I don't think so. Anyone has question? If there would be a question, I would WhatsApp you or would email it to you. Okay, sir. ठीक. Thank you, sir, for ठीक हो. being here and delivering a very great lecture. Thank you. Welcome. It's my pleasure. It is a good experience. और आई होप कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी इशू है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, मेरा सबको पास सब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है सर. ठीक है सर. थैंक यू सर. खुदा हाफिज. वेलकम. अल्लाह हाफिज.